प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के काव्य वैशिष्ट और इनकी कविता के क्रमिक विकास का अध्ययन करेंगे। हिंदी में छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय तो जयशंकर प्रसाद को जाता है, किंतु छायावादी रचना शैली और छायावादी अनुभूति का प्रचार प्रसार करना का श्रेय सुमित्रानंदन पंत को प्राप्त है। उन्होंने अपने पल्लव नामक रचना की भूमिका में ब्रजभाषा की अभावपूर्ण स्थिति की ओर संकेत करते हुए छायावादी काव्य रूप और शैली को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है। पंत ने तत्कालीन खड़ी बोली हिंदी को चित्र भाषा एवं चित्र राग से परिपूर्ण करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। उन्होंने खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर करके उसमें मृदुता और कोमलता का संचरण किया और ऐसे ऐसे सस्वर शब्दों का चयन करके अपनी मधुर रागपूर्ण कविताओं का सृजन किया, जिनके शब्दों से भाव अनायास फूट पड़ते हैं। सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़ती थी, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित करने की पूर्ण सामर्थ्य रखती थी, जिनका भाव संगीत विद्युत धारा की तरह रोम रोम में प्रवाहित होने लगता था और जिन कविताओं का सौरभ सूंघते ही सांसों द्वारा अंदर बैठकर हृदय आकाश में समा जाता था। कविवर पंत ने निसंदेह खड़ी बोली भाषा का अलौकिक श्रृंगार किया, उसे अभिनव पदावली से अलंकृत किया और बंगला एवं अंग्रेजी के नूतन प्रयोगों को हिंदी में लाकर खड़ी बोली भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को समृद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया। पंत की संपूर्ण कविता का मेरुदंड उनकी उर्वरा कल्पना शक्ति है। पंत कोमल और सुकुमार कल्पना के कवि हैं। उनकी यह कल्पना सर्वथा अजेय, अपराजित, अलौकिक और अद्भुत है। वह नव नवोन्मेष शालिनी है और नूतन सृष्टि विधायिनी है। अपनी इसी अनुपम और अप्रतिम कल्पना के सहारे पंत ने प्रकृति की अत्यंत मनोरम झांकियां अपनी कविताओं में अंकित की हैं। पंत ने छायावाद को जो गुरुता, गंभीरता और नूतन अभिव्यंजना शक्ति प्रदान की, उतना ही कार्य प्रगतिवाद के लिए भी किया है। इस प्रकार पंत की काव्योपलब्धियों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि पंत के कवि विहंग ने छायावाद के उन्मुक्त नील गगन में अपनी आंखें और पाखें खोली और प्राकृतिक सौंदर्य पर लट्टू होकर कल्पना की बड़ी ऊंची उड़ानें भी भरी। फिर वे छायावाद के गगन से यथार्थ की ठोस धरा पर उतरकर दीनहीन श्रमिकों और कृषकों की दयनीय दशा पर प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद के गान गाते रहे और इसके उपरांत उनमें मानवता के मंगलमय उन्नयन का कार्य भी दिखाई पड़ता है। अब हम कविवर पंत के काव्य के क्रमिक विकास पर दृष्टि डालें। इनकी विकास यात्रा हम निम्न 4 युगों में विभक्त करके देख सकते हैं। पहला प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग, दूसरा यथार्थवादी युग, तीसरा अंतश्चेतनावादी युग और चौथा मानवतावादी युग। पहले चरण प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग में इनकी 1918 से 1934 तक की कविताएं परिगणित की जा सकती हैं। पंत की आरंभिक सभी कविताएं प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत हैं।
इन प्राकृतिक सौंदर्यमयी रचनाओं में पंत की वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन, 4 काव्य संग्रहों की कविताएं शामिल की जा सकती हैं। कवि की इसी काव्य धारा में ज्योत्सना नामक एक गीति नाट्य भी शामिल है। कवि प्राकृतिक सौंदर्य की ओर इतना आकृष्ट है कि उसे सर्वत्र चीर यौवना प्रकृति के सचेतन सौंदर्य ही दिखाई पड़ता है, और उस प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति कवि की तन्मयता, मोहकता और संवेदनशीलता उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होती जाती है। इसी प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग की कविताओं में कवि की रोमानी वृत्ति अथवा छायावादी मनोवृत्ति अच्छी प्रकार उभरी है, क्योंकि ये सभी कविताएं कवि की उद्दाम भावुकता से ओतप्रोत हैं। पंत की कविताओं का दूसरा दौर यथार्थवादी युग है, जिसमें 1935 से 1945 तक की इनकी काव्य यात्रा शामिल की जा सकती है। जब प्राकृतिक सौंदर्य के कुहुक जाल से छूटकर कवि जीवन की ठोस धरातल पर आगे बढ़ता है, उसे प्राचीन जीर्ण शीर्ण विचार और आदर्शों से विषण्ण मानव का यथार्थ जीवन दिखाई पड़ता है, और नवीन आदर्शों, नवीन विचारों और नवीन भावना के सौंदर्य बोध की ओर कवि अग्रसर होकर यथार्थवादी विचारधारा से प्रभावित होने लगता है। इस वैचारिकी का आभास पंत की परिवर्तन नामक कविता में देखने को मिलता है। उनकी बाद की कविताएं युगांत, युगवाणी और ग्राम्या में भी यही यथार्थवादी रूप सामने आता है। युगांत में कवि ने निष्प्राण प्राचीनता, निरर्थक रूढ़िवादिता और निष्क्रिय गतानुगतिकता के प्रति तीखा आक्रोश और क्षोभ प्रकट करते हुए कहा है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ऐसा कहकर उन्होंने जड़, पुराचीन और निष्प्राण विगत युग के अनंत में विलीन होने की आकांक्षा प्रकट की है, तथा कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली कहकर नूतन युग का आह्वान किया है। इसी काव्य में कवि एक जगह लिखते हैं, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। ऐसा कहकर वे स्पष्ट रूप से प्राचीन के विध्वंस और नूतनता के सृजन का संदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। इसी तरह युगवाणी में उन्होंने तत्कालीन युग की दोनों विचारधाराओं, मार्क्सवाद और गांधीवाद से प्रभावित होकर ग्राम्या में भी उन्होंने ग्राम जीवन की झांकियाँ अंकित की हैं। कला की दृष्टि से विचार करें तो हम पाते हैं कि इन यथार्थवादी कविताओं में वीणा, पल्लव जैसी सरसता और कलात्मकता नहीं है। यहाँ केवल बौद्धिकता है, जिससे मन तृप्ति तो हो सकती है, किंतु हृदय को रससिक्त करने की क्षमता कम दिखाई पड़ती है। इनकी कविताओं का अगला दौर अंतश्चेतनावादी युग के नाम से जाना जाता है। इस समय कवि अरविंद दर्शन की ओर झुके दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अरविंद दर्शन में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों के समन्वय पर जोर दिया गया है, और कवि भी अब मानव के विकास के लिए भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों के समन्वय को आवश्यक समझने लगा था। अरविंद दर्शन अंतश्चेतनावादी है, और कवि ने इसी विचारधारा से प्रभावित होकर आगामी कविताओं का सृजन किया। इस श्रेणी में उनकी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली नामक काव्य
शामिल हैं। यहाँ आकर कवि बहिर्मुखी दृष्टिकोण को छोड़कर अंतर्मुखी हो जाता है। अब कवि विश्वास करने लगा है कि आर्थिक अथवा बाह्य समता ही व्यापक समता नहीं है, अपितु इसके लिए मानसिक और आंतरिक समता अधिक आवश्यक है। इस तरह कवि बाह्य साम्य के साथ साथ आंतरिक साम्य पर बल देने लगा। अपनी इन अंतश्चेतनावादी रचनाओं में अरविंद दर्शन में वर्णित चेतना के विभिन्न स्तरों की ओर संकेत करते हुए मानव को ऊर्ध्व चेतन अथवा ऊर्ध्व मनुज बनने की प्रेरणा दी गई है। पंत की कविताओं का अंतिम चरण नव मानवतावादी युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें इनकी 1949 और उसके बाद की रचनाएं सम्मिलित की जा सकती हैं। उत्तरा में कवि गीत विहंग स्पष्ट ही मैं नव मानवता का संदेश सुनाता कहकर इस युग की घोषणा कर रहा है। इस कारण उत्तरा के उपरांत कवि का नूतन काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद प्रकाशित हुआ, जिसमें कवि की 1969 तक की कविताएं संकलित हैं। चिदंबरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण आदि कविताएं भी इस युग के प्रधान रचनाएं हैं। नव मानवतावादी युग की रचनाओं में कवि ने मानवतावाद को समुन्नत बनाने और मानव चेतना के अंतर्गत सृजन शक्ति को कूट कूट कर भरने की प्रेरणा दी है। उसने विश्व चेतना के संगठित होने की कामना भी की है। धन्यवाद।